ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मुझे पता है आप लोग बहुत धुरंधर हैं इस टॉपिक के अंदर, सर हमें तो बहुत अच्छे से आता है ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सारे फॉर्मूले पता है। फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और उसमें ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, ऐसे निकाल लेते हैं। एमओएस का प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, हमें सारा रटा पड़ा है। भाई रटा हुआ होगा, प्लस प्लीज मेरी भी सुन लेना। ठीक है, मुझे भी थोड़ा बहुत कुछ आता है, मेरा भी ज्ञान ले लेना। ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी ध्यान से, बहुत ध्यान से समझिएगा। आप अब जो समझने जा रहे हैं ना वो मतलब छप जाएगा आपके दिमाग में। फॉर्मूले तो मतलब रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पता ही नहीं होगा आपको फॉर्मूला क्या चीज है, आप वैसे ही निकाल दोगे, वैसे ही समझा दोगे किसी को। मतलब ये जो अब आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये आप मतलब पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रही है, आप किसी और को बहुत इजीली समझा सकते हो, बहुत इजीली। अब मैंने इधर लिखा है बेटा, दैट इज अ लेवल 1.0 डिस्कशन, and level 2.0 discussion will be discussed in the decision making chapter, because डिसीजन मेकिंग चैप्टर के अंदर हम एक चीज एनकाउंटर करेंगे, दैट इज रेलेवेंट कॉस्ट। तो रेलेवेंट कॉस्ट और थोड़ा सा ना, आप ये समझ लो मार्जिनल कॉस्टिंग वेरिएबल कॉस्टिंग है ना, थोड़ा उसका एक लेवल, मतलब नेक्स्ट लेवल जो एक्सटेंशन है ना, वो आप रेलेवेंट कॉस्ट कह सकते हो एक लेवल पे। कि जब मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट को और ज्यादा डिटेल में और ज्यादा थोड़ा अलग तरीके से जब पढ़ेंगे डिसीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक अलग कॉस्ट निकलती है, दैट इज रेलेवेंट कॉस्ट। तो वहां भी इन चीजों का प्रयोग होगा। तो अभी उनमें नहीं जा रहे, क्योंकि अभी समझा दिया ना तो सब दिमाग घूम जाएगा। दैट इज वाई उस चीज को मैं वहीं लेकर चलूंगा। बट उससे पहले का आपको सिखा देता हूँ कि ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का होता है। जब डिसीजन मेकिंग चैप्टर बताऊंगा तो आपको थोड़ा सा चेंज बता दूंगा, बस वो छोटा सा चेंज है, वो बस उस चैप्टर के लिए आप ध्यान रख लीजिएगा। बाकी अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये यूनिवर्सल पढ़ रहे हैं, ये आप कहीं भी लगा सकते हो। क्लियर? तो ये है जी ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी, लेवल 1.0 डिस्कशन हम करने जा रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे, भैया ये कौन है टेंशन के अंदर, क्या नाम था, इंट्रोड्यूस हुआ था ना, ये बंदा आप जानते हो इसको, क्या नाम था इसका, मंकू। ठीक है, और कौन कौन बंदे थे, एक चिंटी थी और बिल्लू। ठीक है ना, तो ये मंकू है। मंकू टेंशन में है, कुछ परेशान हो रहा है। मैंने पूछा भाई क्या दिक्कत चल रही है। सीए कर रहा है ना, वैसे ये कह रहा था सीए करूंगा मैं, कर ले चल। सीए कर रहा है तो इसको टेंशन है कि यार सीए बनने के बाद मैं क्या करूंगा, कि मैं जॉब करूंगा या टीचिंग करूंगा। मैंने कहा यार दुविधा तो बहुत है यार, कि जॉब टीचिंग। मैंने कहा प्रैक्टिस कर ले, छोड़ इसको। कह रहा प्रैक्टिस नहीं करनी, या तो जॉब करूंगा या टीचिंग करूंगा। मैंने कहा ठीक है। तो इसने जॉब और टीचिंग का जो फैसला लिया, इसमें से डेफिनेटली ये करेगा तो एक ही चीज, दोनों चीजें तो कर नहीं सकता ये। ठीक है, करेगा तो एक ही चीज, दोनों चीज तो कर नहीं सकता। तो हमने कहा चल यार आजा बैठते हैं और निकालते हैं कुछ समाधान इसका। तो हमने कहा यार तेरे को जॉब कितने की मिलेगी, तो मंकू कह रहा है यार 60,000 की जॉब आराम से मिल जाएगी मेरे को, कहीं भी जाऊंगा। वैसे तो और भी बहुत अच्छा भी मिल सकता है, बुरा भी मिल सकता है, हर तरीके का काम है, हर तरीके का पैकेज है। बट इसने कहा यार एवरेज 60,000 रुपये तो मेरे को इजीली मिल जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, दूसरा क्या करना है। कह रहा है यार टीचिंग करनी है। मैंने कहा ठीक है, क्या मेरे को कॉस्टिंग तो नहीं पढ़ाएगा। कह रहा है नहीं, दूसरा कोई सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। मैंने कहा फिर ठीक है। मैंने कहा कंपटीशन में आ जाएगा ना मंकू, फिर टेंशन हो जाएगी, तो मेरे से सीख के फिर ये भी पढ़ाना स्टार्ट कर देगा। तो मैंने जो भी सब्जेक्ट पढ़ाएगा मंकू अदर देन कॉस्टिंग, तो मैंने पूछा बेटा फीस कितनी रखेगा तू। तो मंकू ने कहा कि भाई 5,000 फीस रख लेंगे, वेरिएबल कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 2,000 हो जाएगी पर स्टूडेंट, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 3,000 रुपए, और मंथली जो इधर उधर के सारे खर्चे मिला मुलू के 30,000 रुपए आ जाएंगे। छोटे बड़े जो मंथली फिक्स कॉस्ट है वो हमारी 30,000 रुपए का आ जाएगा। आपको यहाँ तक का डेटा क्लियर है, यहाँ तक का, कि जॉब अगर मंकू करता है तो 60,000 रुपए उसको आराम से मिल जाएंगे पर मंथ के। और अगर वो टीचिंग के अंदर आता है तो उसको कोर्स की जो फीस है पर स्टूडेंट से चार्ज करेगा 5,000, वेरिएबल कॉस्ट लेगा 2,000 की, कंट्रीब्यूशन उसको पड़ जाएगा 3,000 का, और मंथली फिक्स कॉस्ट आ गई 30,000 की। ठीक है, तो इसके टीचिंग फाइनेंशियल्स को अगर हम देखें, टीचिंग के पर्टिकुलरली फाइनेंशियल्स को, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट, जो स्टूडेंट है ना उसको एक यूनिट मान लो, इजी करने के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए, एक जो स्टूडेंट है उसको हम मान लेते हैं यूनिट। ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना आ गया, 5,000, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 2,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 3,000। यहाँ तक क्लियर है। अब जो फिक्स कॉस्ट है वो 30,000 पर मंथ आ गई, क्योंकि स्टूडेंट अभी नहीं एस्टिमेट लगा सकते ना, अभी तो देखेंगे कि एक आता है, दो आता है, 10 आते हैं, 50 आते हैं, 500 आते हैं, पता नहीं कितने आएंगे। तो ये मोटा मोटा हमने हिसाब किताब लगाया अभी मंकू और मैंने बैठ के। ठीक है, मैंने कहा कॉस्टिंग मेरे को आती है, तो अपना पढ़ा लियो, आप बैठ के एक बार सलाह कर लेते हैं, फाइनेंशियल देख लेते हैं। ये जो डिसीजन है ना, दैट्स कॉल्ड इन्फॉर्म डिसीजन, प्रॉपर बैक्ड बाय द प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। तो इस तरीके से जो डिसीजन लिए जाते हैं इनको इन्फॉर्म डिसीजन कहते हैं, ऐसे हवाबाजी में नहीं, या कुछ भी कर ले यार, जॉब कर ले, टीचिंग कर ले, प्रैक्टिस कर ले, ऐसे नहीं। मंकू प्रॉपर बैठा, उसने सारे फाइनेंस को एनालाइज करा, उसके बाद करा। ठीक है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो शेयर मार्केट को सट्टा बाजार समझते हैं, कुछ भी उठा ले कुछ भी बेच दें, तो उनके लिए सट्टा बाजार है।
बट कुछ लोग फंडामेंटली स्टडी करते हैं कि क्या चीज अच्छी है, क्या चीज बुरी है, फंडामेंटल लेवल पे फिर काम करते हैं। तो दैट इज वाई एक फंडामेंटल थिंकिंग है, प्रॉपर थिंकिंग है। इसके बेसिस पे ही अपन डिसीजन लेंगे। तो देखा उसने फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही है, 30,000 रुपये पर मंथ की आ रही है। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी तो है यार, अगर वो टीचिंग करेगा तो 60,000 रुपये तो उसको बैठे 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 तो नहीं मिलते, वहां काम करना पड़ता। बट अगर वो टीचिंग नहीं करता तो 60,000 रुपये तो उसको वैसे ही मिल जाते। यदि वो टीचिंग कर रहा है तो वो 60,000 रुपये का कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, 60,000 रुपये का सेक्रीफाइस कर रहा है। और हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सुना होगा आपने, द वैल्यू ऑफ अ फैक्टर इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को मैं अभी इसलिए नहीं सिखा रहा हूँ बिकॉज जो आपका डिसीजन मेकिंग चैप्टर है ना, जब रेलेवेंट कॉस्ट सिखाऊंगा तब आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत डिटेल में सिखाऊंगा। अभी तक के लिए आप ये समझ लो कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, कि जो आपने एक मौका गवा दिया, जो अगर आप टीचिंग नहीं करते तो इमीडिएटली आपको मतलब 60,000 रुपये आपके लिए खड़े थे। यानी अगर आप टीचिंग कर रहे हो तो आपने सूखा सूखा 60,000 रुपये तो गवा ही दिया यार, जो आपको मतलब आ ही जाते बहुत इजीली। ठीक है, जो आपका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव का वैल्यू है। टीचिंग के अलावा नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव था जॉब, 60,000 रुपये आराम से मिल जाते। तो इसके अंदर ये क्या हो गई भैया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है। और अगर हम देखें कि फिक्स कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन दोनों का अगर हम जोड़ दें, ठीक है, तो ये बन जाती है बेटा अदर देन वेरिएबल कॉस्ट 90,000 रुपये पर मंथ की। यानी अगर मंकू काम करता है, मंकू पढ़ाता है, तो कहीं ना कहीं उसको जो महीने की कॉस्ट है, क्या वो 30,000 पड़ रही है? नहीं, 90,000 पड़ रही है। बिकॉज 60,000 रुपये वो छोड़ भी तो रहा है, 60,000 रुपये उसको अदरवाइज भी तो मिल सकता था। दैट इज वाई कहीं ना कहीं उस पर जो प्रेशर पड़ेगा ना हर महीने, वो क्या 30,000 का पड़ेगा, 90,000 का? 90,000 का प्रेशर पड़ेगा। 30,000 का तो एक्चुअल में आउटफ्लो होगा, 30,000 का तो आउटफ्लो होगा। और इसको क्या बोला जाता है, नोशनल कॉस्ट। मतलब इसका आउटफ्लो ख्यालों में होगा इसका तो एक्चुअल में आउटफ्लो होगा हर महीने में। और जो इसका आउटफ्लो होगा वो ख्वाबों ख्यालों में होगा, ड्रीम्स के अंदर होगा, मन में होगा। जैसे कहते हैं ना, मन का दुख, मन के अंदर जो चिंता, वो दिख थोड़ी रही है। अब किसी को दर्द हो रहा है, को कहे कि जी दर्द दिखाओ अपना, तो मैं कहूंगा भाई बिजली के करंट में उंगली डाल ले। जब बिजली का करंट नहीं दिखाई देता तो मैं अपना दर्द कैसे दिखा सकता हूँ? तो ये जो 60,000 रुपए का दर्द है, ये कैसे दिखाई देगा भाई? नहीं दिखाई, ये अंदरूनी दर्द है, ये समझ रहे हो ना? ख्वाबों ख्यालों के अंदर, मानसिकता के अंदर वाला दर्द है। तो 30,000 रुपए तो एक्चुअल में आउटफ्लो होगा, बट एक जो चुभन है 60,000 रुपए की, वो भी अंदर ही अंदर हो रही है। तो जो टोटल चुभन या टोटल जो आपका आउटफ्लो है, एक्चुअल आउटफ्लो और जो ख्यालों वाला आउटफ्लो, वो कितना हो गया टोटल? 90,000। यानी हर महीने जो चपत पड़ रही है, हर महीने जो प्रेशर पड़ रहा है, हर महीने जो टेंशन है, वो कितने की है? 90,000 रुपए की। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, अब सिंपली आप बताइए, मंकू टीचिंग करने जाता है। अब मंकू के पास, लेट सपोज, वैसे तो भगवान करे मंकू पे बहुत सारे बच्चे हैं, बट अगर मंकू टीचिंग करने जाता है तो सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कोई नहीं आता, हाइपोथेटिकली कोई नहीं आता। तो अगर मंकू के पास स्टूडेंट होते हैं जीरो अंडा, कोई भी स्टूडेंट नहीं होता, तो आप बताइए कि उस महीने का मंकू का प्रॉफिट और लॉस क्या हुआ? ये मंथली लेकर चल रहे हैं बेटा, ये जो हम कैलकुलेशन लेकर चल रहे हैं, ये मंथली लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो उसका प्रॉफिट और लॉस क्या हुआ? अगर कोई स्टूडेंट नहीं आया तो यानी कोई लेवल ऑफ एक्टिविटी नहीं हुई, कोई लेवल ऑफ एक्टिविटी नहीं हुई तो सेल्स भी जनरेट नहीं हुई, तो वेरिएबल कॉस्ट भी जनरेट नहीं हुई, तो कंट्रीब्यूशन भी जनरेट नहीं हुआ। यानी सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं हुआ। पर एक चीज तो होगी, क्या? अदर देन वेरिएबल कॉस्ट। और वो जो अदर देन वेरिएबल कॉस्ट 30,000 रुपए की तो होगी होगी, बट 60,000 रुपए की जो सुई चुभ रही है ना, वो अंदर ही अंदर मन के, वो भी तो होगा। टोटल कितना हो गया? 90,000 रुपए का एक मंथली लॉस जो मंकू को होगा अगर उस महीने उसके पास कोई स्टूडेंट नहीं है। बट भगवान बड़ा कृपा करता है, भगवान बहुत कृपा करता है, और मंकू के पास पहला स्टूडेंट आया, स्टूडेंट नंबर 1। जैसे अगर मैं अपने पहले स्टूडेंट की बात करूं, तो ऑफिशियली जब मैंने एक, वैसे तो पहला स्टूडेंट तो कोई और ही था, बट ऑफिशियली जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट करा था एक फुल फ्लैश तरीके से, तो यश गुप्ता था। आज बहुत, अगर यश ये वीडियो देख रहा हो तो पता चलेगा उसको, आज तो सीए बन चुका है वो। बहुत अच्छा पेपर हुआ था यश का। इनफैक्ट यश ने मुझे शिकायत करी कि सर, एग्जाम देने के बाद मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं और अच्छा कर सकता था, बट तब भी मतलब उतना अच्छा नहीं कर कर आया, बट तब भी अगले की एग्जामेशन आई थी, यानी उसको और था कि वो और अच्छा कर गया था। और अभी आई थिंक कहीं इन्वेस्टमेंट बैंकर या कहीं लगा हुआ है, अच्छी जगह पर है, अच्छा अपना सेटल है अपना, बहुत बढ़िया से। तो यश गुप्ता है ये एक तरीके से मेरे जीवन का, और मंकू के जीवन का कोई और होगा ये। तो जो पहला स्टूडेंट आया, पहला स्टूडेंट, उम्मीद की किरण, पहला स्टूडेंट, ठीक है,
वो जो स्टूडेंट आया, वो स्टूडेंट अपने साथ क्या लेकर आएगा? वो अपने साथ 5,000 रुपए के नोट की गड्डी लाएगा या चेक लाएगा, यूपीआई पेमेंट लाएगा, कुछ ना कुछ तो वो लेकर आएगा। तो वो लेकर आया अपने साथ 5,000 रुपए। बट जैसे ही वो 5,000 रुपए लेकर आया, तुरंत ही उसने मेरे 2,000 रुपए का हर्जाना, मतलब हर्जाना नहीं, तुरंत ही मेरे 2,000 रुपए भी खर्च हो जाएंगे। जैसे ही वो एक हाथ से 5,000 रुपए देगा ना, मैं दूसरे हाथ से उसको 2,000 रुपए उसको नहीं दूंगा, बट मेरे खर्च हो जाएंगे जैसे ही वो स्टूडेंट आएगा। तो यानी नेट में 3,000 रुपए ही मेरे को बचेगा अपने को, ठीक है? क्योंकि 5,000 रुपए सेल्स, 2,000 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा, तो नेट में जो योगदान होगा ना, वो कितना होगा? 3,000 रुपए का। तो ये जो मेरा दुख तकलीफ 90,000 रुपए का है ना, जैसे एक होता है ना, बहुत घाव है, बहुत बड़ा घाव है, उसके ऊपर थोड़ा सा अगर आप कुछ मतलब बेटाडीन टाइप से लगा रहे हो, सोफ्रामाइसिन लगा रहे हो, तो थोड़ा सा तो रिलीफ मिला। तो 90,000 का जो दुख था, उस दुख में थोड़ी सी तो कमी आई। कितनी कमी आई? 3,000 रुपए की। अब जो दुख है वो 90,000 रुपए की जगह कितने का रह गया जी? 87,000 का रह गया। ठीक है? चलो 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 चलो। अब इसके बाद अगला स्टूडेंट आया। ठीक है? स्टूडेंट नंबर 2। अब वो भी अपने साथ 5,000 रुपए का चेक लेकर आया और 2,000 रुपए मेरे तुरंत लगे, तो उसने भी मरहम लगाया। कितने का मरहम लगाया? 3,000 रुपए का। कितने का मरहम? 3,000 रुपए का। यानी जो अब मेरा नेट दर्द रह गया है वो कितने का रह गया है? 84,000 का। स्टार्टिंग में 90,000 का था। पहले ने आके 3,000 रुपए का दर्द कम करा। फिर दूसरे ने आके 3,000 रुपए का दर्द कम करा। तो दो बच्चों पे 84,000 का जो मेरा दर्द है अभी भी है। ठीक है? करते, 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 करते ऐसे 3 बच्चों पे फिर से 3,000 रुपए और कम हो जाएगा, ठीक है? ऐसे ही करते, 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 करते मान के चलो 10 स्टूडेंट हो जाते हैं। कितने स्टूडेंट हो जाते हैं? ध्यान से सुना, 10 स्टूडेंट हो जाते हैं। अब 10 स्टूडेंट के अंदर क्या होगा कि 10 स्टूडेंट से मुझे नेट में कितना कंट्रीब्यूशन मिलेगा, आप मुझे ये बताओ। सर 10 स्टूडेंट से मेरे को नेट के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो मिला 10 इंटू 3,000, 30,000। तो 30,000 रुपए से देखा जाए तो बेटा आपकी ये कॉस्ट तो रिकवर हो गई। यानी आपने अपने धंधे की फिक्स कॉस्ट तो निकाल ली 30,000 रुपए से। बट आपने जो ये वाली कॉस्ट है ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अभी तक ये कॉस्ट नहीं निकली। यानी अभी भी आप 60,000 रुपए के लॉस में हो। तो गलती से भी ये मत सोच लेना कि 10 स्टूडेंट आ गई तो भाई साहब बल्ले बल्ले हो गई। नहीं भैया, 10 स्टूडेंट पे बल्ले बल्ले नहीं हुई, क्योंकि 10 इंटू 3,000 करोगे तो वो 30,000 का फिगर आता है। और 30,000 तो आपका अदर देन वेरिएबल कॉस्ट ही है। अब कुछ महारथी बच्चे बोलेंगे कि अदर देन वेरिएबल कॉस्ट ही रिकवर करनी है, वेरिएबल कॉस्ट नहीं करनी। अरे मेरी जान, जो 3,000 रुपए मैं बोल रहा हूँ, 3,000 रुपए मैं क्यों बोल रहा हूँ? मैं 5,000 नहीं बोल रहा। 5,000 जैसे ही आए, उसमें से 2,000 तो तुरंत ही चले गए, यानी 2,000 तो 5,000 में से रिकवर हो ही गया है। जो ये है वेरिएबल कॉस्ट तो तुरंत ही तुरंत सेल्स में से रिकवर हो ही जाएगी। तो सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट को अलग-अलग काहे सोचना है? आप सीधा कंट्रीब्यूशन को ही सोच लीजिए ना, ठीक है? तो सेल्स वेरिएबल कॉस्ट को अब भूल जाओ, क्योंकि सेल वेरिएबल कॉस्ट को मानो है ही नहीं। सीधा कंट्रीब्यूशन को सोचो आप कि आप कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि जैसे ही मतलब कंट्रीब्यूशन में आपने सेल और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को कंसीडर कर लिया। तो अब हम सीधा सोचेंगे कंट्रीब्यूशन अदर देन वेरिएबल कॉस्ट और प्रॉफिट। सेल वेरिएबल कॉस्ट को गोली मारो, ठीक है? चलो जी, ठीक है? तो जैसे ही 10 बच्चे अपने पे हुए, तो बेटा 10 बच्चों पे एक खुशी तो है ही, हर बच्चा बढ़ने पे खुशी है, ठीक है? क्योंकि आपके अभी क्या हो रहा है, अभी खुशियाँ आ रही हैं या अभी तकलीफ कम हो रहा है? अभी तकलीफ कम हो रही है। अभी जो है अभी बेसिकली दर्द कम हो रहा है, अभी वो खुशियों वाले बहार वाला मौसम नहीं आया। क्योंकि अगर 10 बच्चा भी हो जाता है, तो 10 इंटू 3 कितना बैठेगा बेटा? 10 इंटू 3 बैठेगा 30,000 रुपए। और 30,000 रुपए से आपने खाली फिक्स कॉस्ट ही रिकवर करी, बट अभी भी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी 60,000 की, यानी टोटल 90,000 रुपए का अभी भी पूरा रिकवर नहीं हुआ। कोई नहीं, फिर कोशिश करते हैं, फिर 11वां बच्चा, 12वां बच्चा, 13वां बच्चा, फिर करते-करते आए 29 बच्चे। तो 29 से मेरे पास कितना पैसा, मंकू के पास 29 से कितना पैसा आएगा, मतलब नेट कंट्रीब्यूशन 29 इंटू 3,000, तो ये आया 87,000। यानी 29 बच्चों से जो आपको कंट्रीब्यूशन मिलेगा वो मिलेगा 87,000। बट अभी भी जो आपका अदर देन वेरिएबल कॉस्ट है वो कितना है? 90,000 का। यानी 87,000 माइनस 90,000, यानी 29 बच्चों पे भी क्या होगा बेटा? 3,000 रुपए का नुकसान होगा। कोई नहीं, फिर हमारी जिंदगी में आता है 30वां बच्चा, और 30वें बच्चे का हम स्वागत करते हैं, बिल्कुल एक आरती की थाली लेके हम स्वागत करेंगे उस बच्चे का। पूरा मान सम्मान, शॉल वगैरह उड़ाएंगे स्टेज पे, पूरा उसको पूरी इज्जत देंगे। हालांकि देखो, सारे बच्चों की इज्जत है, ऐसा नहीं है कि कम मत समझना, पहले दूसरे हर बच्चे की इज्जत है, ठीक है? बट 30वें बच्चे की ना कुछ स्पेशल इज्जत मिलेगी, क्योंकि
उसके आने पे ना कुछ हो गया है। उसके आने पे क्या हो गया है? उसके आने पे ना हमारे सारे पाप पुण्य शून्य हो गए। उसके आने पे सारा नफ़ा-नुकसान शून्य हो गया। क्योंकि आप देखो जैसे ही 30वाँ बच्चा आएगा, 30वाँ 30th बच्चा जैसे ही आएगा, 30वाँ 30 नहीं बोला 30वाँ बच्चा जैसे ही आएगा, तो क्या होगा? मेरे पास टोटल कितना पैसा आ जाएगा मतलब कंट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से 30 इंटू 3000 यानी 90,000 मेरा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा और कंट्रीब्यूशन में से अदर देन वेरिएबल कॉस्ट कितना रिकवर करना है 90,000 तो आपका प्रॉफिट लॉस कितना आ जाएगा जीरो खुशी देख रहे हो अंदर से कि 30 बच्चे में बिल्कुल नफा नुकसान हो गया बिल्कुल जीरो ठीक है तो 30 बच्चे का हम बिल्कुल मतलब जो भी एक प्रॉपर फूल माला आरती पूरा करेंगे उस बच्चे के लिए ठीक है जो भी कर सकते हैं तो 30th हो गया पहले 1 से 29 तक के बच्चे बुरा ना माने 30 बच्चे का तो सम्मान करना पड़ेगा ठीक है जी। अब 30 के बाद क्या हुआ जैसे ही मेरे पास आया 31 बच्चा ओए होए 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 वैसे ही हमने ना क्लास के बाहर दो ढोल वाले रख रख लिए हैं गेट में जैसे ही 31वां बच्चा है वो ढोल बजेंगे अब दोनों तरफ गेट पे 31वें बच्चे के आने पे क्यों सर ऐसा क्यों 31वें बच्चे आने में ढोल क्यों क्योंकि जैसे ही वो बच्चा आया वैसे ही प्रॉफिट की किरण आई क्या आई प्रॉफिट की किरण क्योंकि 30 बच्चों तक प्रॉफिट और लॉस हुआ जीरो 31वां बच्चा आते ही क्या हुआ अगर आप देखोगे 31 इंटू 3000 so the total contribution will be 93,000 and your other than variable cost is only 90,000 तो ये जो सरप्लस है 3,000 रुपये का ये क्या हो गया आपका प्रॉफिट हो गया ठीक है और अब तो मजे आ गए बल्ले बल्ले अब तो भंगड़ा पाओ जी अब तो 31 32 33 34 मतलब अब तो जैसे जैसे बढ़ता रहेगा वैसे वैसे स्वाद ही आता रहेगा मजा ही आता रहेगा यार करते 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 हो गए अपने 100 बच्चे अब 100 इंटू 3,000 100 इंटू 3,000 कितना हो गया 3 पेटी 3 लाख रुपए पेटी किसको बोलते हैं लाख को और खोखा बोलते हैं करोड़ को ठीक है तो अगर पेटी मेरे मुंह से निकले तो लाख है और खोखा मेरे मुंह से निकले तो करोड़ है क्लियर तो 3 पेटी आ गए 3 लाख रुपए हो गए अपने पे 3 लाख रुपए आए एज अ कंट्रीब्यूशन अदर देन वेरिएबल कॉस्ट अपना फिक्स कॉस्ट तो उतनी रहेगी कितनी 90,000 रुपए की अपन जेब में कितना आया 2,10,000 रुपए आ गया स्वाद आगे बढ़ो करते 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 हो गया 500 करते करते कितना हो गया बेटा 500 अब 500 इंटू 3,000 करोगे 500 इंटू 3,000 करोगे तो आपका ये फिगर आएगा 15 लाख रुपए का ठीक है और आपकी अदर देन वेरिएबल कॉस्ट इज मात्र 90,000 वो तो सेम रहेगी फिक्स कॉस्ट की तरह मैं लेकर चल रहा हूँ तो आपका ये कितना हो गया 14,10,000 रुपए जो आपने कमाया ठीक है तो ये लहर आई अब देखो बेटा इसके अंदर है ना ये एक जीवन काल है ये हर किसी के बिजनेस में होता है हर किसी के क्योंकि मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ इसलिए मैंने आप ये एग्जांपल ले लिया आप ये किसी भी इंडस्ट्री में जहां भी आपको बढ़िया लगे आप ये एग्जांपल लगा सकते हो खुद से लगा सकते हो यार आपको बस उस बिजनेस का ना जिस भी बिजनेस में आप लगाना चाहते हो उसका सेलिंग प्राइस पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और अदर देन वेरिएबल कॉस्ट के साथ रेडी रहना और खुद लगाना स्टार्ट कर देना अपने बिजनेस के लिए एक्चुअली क्या है 0 से लेकर 29 तक आपको क्या हो रहा है लॉस 0 से लेकर 29 तक आपको क्या हो रहा है लॉस आपको क्या हो रहा है तकलीफ हो रहे हैं दुख है स्ट्रगल पीरियड तो क्या छोड़ दें क्या काम अगर 29 स्टूडेंट हैं तो क्या काम छोड़ दे काम नहीं करेंगे बताओ मंकू काम ना करे मैं काम ना करूं बताओ आप मेरे को एक सिंपल सा जवाब दो कि क्या 29 स्टूडेंट तक हम काम करें ही ना कि यार एक स्टूडेंट है यार लॉस ही आ रहा है दो है लॉस तीन है लॉस चार बस लॉस लॉस में परेशान हो जाए नहीं आपका स्ट्रगलिंग टाइम ना बेटा ध्यान रखना एक पर्टिकुलर पीरियड तक है जब तक सीए नहीं बन रहे हो तब तक दुख में हो या स्ट्रगल में हो अगर प्रॉपरली देखोगे ना वो स्ट्रगल है वो दुख वाला पीरियड नहीं है वो एक स्ट्रगलिंग पीरियड है और स्ट्रगलिंग पीरियड यकीन मानना भगवान की कृपा से कभी लाइफ टाइम नहीं रहता अगर आप मेहनत कर रहे हो तो जो आपका स्ट्रगलिंग पीरियड है वो आपका एक लिमिटेड पीरियड रहता है उसके बाद जितना भी पीरियड होगा आपका वो सक्सेस का पीरियड होगा अब जो हर्षद मेहता के अंदर जिसने वो रोल निभाया था जो स्कैम 1990 आया था ना हर्षद मेहता वाली स्टोरी आई थी स्कैम वाली स्टोरी उसके अंदर जो प्रतीक गांधी था कितने सालों से काम कर रहा था उसका मैंने इंटरव्यू देखा 12-14 सालों से वो बंदा लगा हुआ था और एकदम से वो हर्षद मेहता के किरदार में फेमस हो गया बहुत फेम मिला उसको अब लोगों ने कहा ओवरनाइट सक्सेस है उसके लिए तो 12-14 साल लग गया उस ओवरनाइट सक्सेस के अंदर यस और नो तो बेटा स्ट्रगलिंग पीरियड हर किसी का हर इसके अंदर आप इंसान हो ना तो है और वो कोई बुरी बात नहीं है द मेन पीरियड जो आपको बना रहा है ना वो आपका स्ट्रगलिंग पीरियड ही है तो ये 0 to 29 मतलब जो लेवल ऑफ एक्टिविटी है स्ट्रगलिंग है उसके बाद जैसे ही 30 हुआ वैसे ही आपका भगवान ने मतलब ना एक तरह से हिसाब किताब कर दिया बस शून्य
अब इसके बाद तो मजा ही मजा है, जैसे कुछ बच्चे सीए करते करते ना बहुत हताश हो जाते हैं, भाई क्यों हो रहे हो, क्या विश्वास खत्म हो गया, तो भाई घुसाई क्यों, छोड़ देना, आज ही छोड़ दे। अगर अगर आप सीए करते हुए डीमोरलाइज हो गए ना, तो भाई मेरी रिकमेंडेशन है कि आज के आज ही छोड़ दे, क्योंकि अगर कर रहा है तो विश्वास से कर, और अगर विश्वास में थोड़ी सी भी कमी आई ना, भगवान के लिए छोड़ दे, बिल्कुल छोड़ दे, सारी किताबें किताबें दे दे कहीं, छोड़ दे बिल्कुल। और अगर कर रहा है तो विश्वास के साथ कर, हो जाएगा। बेटा स्ट्रगलिंग पीरियड लाइफ टाइम नहीं चलता, एक बार सीए बन गया अच्छा, तो मुझे ये बता कि एक बार सीए बनने के बाद तेरे चाहे 2 अटेम्प्ट लगे, चाहे 20 अटेम्प्ट लगे, कोई कोई नहीं पूछने वाला। एट द एंड ऑफ द डे आप सक्सेस होना। इसी तरीके से धंधे के अंदर एक बार अगर प्रॉफिट आ गए, तो पीछे जो भी नफा नुकसान, जो भी टेंशन, जो भी स्ट्रगल रहा है, ठीक है ना यार, खत्म हो गया ना वो। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि स्टार्टिंग का पीरियड किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस में एक स्ट्रगलिंग पीरियड है। फिर एक बीच का पीरियड आता है, वो क्या है आपका, नो प्रॉफिट नो लॉस, दैट इज द ब्रेक इवन पॉइंट। एंड उसके बाद वाला जो पीरियड है, दैट इज योर प्रॉफिट। अब दुनिया जो देखती है ना, वो ग्रीन वाला पोर्शन देखती है। आप किसी भी इंसान को देख के जो खुश होते हो ना, बेटा ऐसा कहते हैं कि ना इंस्टा एफबी ना कम चलाना चाहिए। इफ यू आर इन द स्ट्रगलिंग फेज, आपको इंस्टा और एफबी कम चलाना चाहिए। उसके पीछे साइंटिफिक रीजन ये है, क्योंकि इंस्टा एफबी पे जो बंदे का सबसे बेस्ट वर्जन होता है ना, और जो कई बार होता भी नहीं, वो दिखा रहा होता है। मतलब अगर वो 2 है तो वो 20 दिखा रहा होता है इंस्टा और एफबी के ऊपर। तो अगर आप एक स्ट्रगलिंग पीरियड के अंदर हो और आप उस बंदे की वो चीज देख रहे हो, तो हो सकता है आप डिमोरलाइज हो जाओ, आपको लगे यार मुझे तो लॉस ही हो रहे हैं, मैं तो स्ट्रगल ही करे जा रहा हूँ, मैं तो पढ़े ही जा रहा हूँ, वो तो ये हो गया वो हो गया फलाना ढिमकाना। ठीक है यार, वो बंदा अपने ग्रीन वाले पोर्शन के अंदर है, और ऐसा नहीं है कि उसका जो ये थोड़ा जो ब्लूइश या जो डार्किश पोर्शन है, ऐसा उसका भी पीरियड था ऐसा, बट वो इस पीरियड से बढ़कर ही वो ग्रीन वाले पोर्शन के अंदर है। तो आपको जो एफ बी इंस्टा पे ना सब ग्रीन वाले पोर्शन ही दिख रहे होते हैं, और अगर आप इसमें ब्लू वाले पोर्शन में हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका भी ग्रीन वाला पोर्शन आ जाएगा। क्लियर? अब सुनिए ध्यान से, आपका 0 से लेकर 29 तक क्या हुआ, आपको हो रहे हैं लॉस। क्यों हो रहे हैं लॉस? बिकॉज इस पीरियड तक आपको इतना कंट्रीब्यूशन बिजनेस में नहीं जनरेट हो पा रहा है कि आपकी अदर देन वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो जाए। यानी अभी इतना बच्चा नहीं आ पा रहा है कि मंथली 90,000 आ जाए। यस और नो? अभी आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो स्ट्रगल कर रहा है कि यार किसी तरह 90,000 पे आ जाए, क्योंकि तब आपका वो घड़ा भर जाएगा। और जैसे ही आपके पास 90,000 रुपए आते हैं, और वो 90,000 आपके पास कब आते हैं? जैसे ही 30 स्टूडेंट हो जाते हैं, तो 30 इंटू 3,000 90,000, और 90,000 ही आपका अदर देन वेरिएबल कॉस्ट, तो बिल्कुल प्रॉफिट लॉस विल बिकम जीरो, जो आपका येलो वाला पोर्शन है। उसके बाद बेटा जो ग्रीन वाला पोर्शन है ना, उसके अंदर क्या हो रहा है ग्रीन पोर्शन में, उसके अंदर आपका जो कंट्रीब्यूशन है अब सरप्लस होने लग गया। अब 90,000 को बीट करने लग गया। जो अदर देन वेरिएबल कॉस्ट आपकी 90,000 थी ना, इससे ज्यादा आपके धंधे के अंदर कंट्रीब्यूशन आने लग गया। और वो क्या है, वो आपका प्रॉफिट है, बिकॉज कंट्रीब्यूशन में से अदर देन वेरिएबल कॉस्ट माइनस होता है, तो आपका प्रॉफिट आता है। तो अब आपके धंधे में कंट्रीब्यूशन बीट करने लग गया आपके अदर देन वेरिएबल कॉस्ट को, तो वो अच्छा पीरियड है। तो यकीन मानना, आप अपनी जिंदगी के किसी भी फेज में हो, और मोस्ट प्रोबब्ली आप जो ये ग्रे वाला फेज है ना, जो ब्लूइश ग्रेइश फेज है, इसके अंदर आप होंगे। यकीन मानना ये थोड़े टाइम का फेज है, उसके बाद आपको आना ही आना है, आपको आना ही आना है ग्रीन वाले फेज के अंदर। ठीक है? चले यहाँ तक समझ आया? चलिए, अब बेटा ये 3 फेज मैंने दिखाई, जो 3 कलर यूज करे। क्या लिखा है? दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। तो बेटा ये ना दुख नहीं है, इसको प्लीज इस वर्ड को ना दुख मत बोला करो, ये दुख नहीं है, स्ट्रगल है, ये मेहनत है। अब मेहनत को तुम दुख क्यों मान रहे हो यार? एक चीज जो आपको मेहनत से ही मिले, कोई भी बिजनेस के अंदर एक एक स्टूडेंट बढ़ेगा, या आपका एक एक चैप्टर रिवाइज करोगे, एक एक सब्जेक्ट रिवाइज करोगे, उसको आप मतलब दुख मान क्यों रहे हो यार? वो तो एक स्ट्रगल है ना, वो तो एक मेहनत है। तो जब वो मेहनत का टाइम पूरा हो जाएगा, उसके बाद सुख ही सुख आ जाएगा। बट मेहनत तो उसके बाद भी नहीं रोकनी है ना आपको, उसके बाद तो और बड़े चैलेंजेस आएंगे। ठीक है? तो दैट पोर्शन इज योर स्ट्रगल पीरियड, एंड जो येलो वाला पोर्शन है नो प्रॉफिट नो लॉस, और जो ग्रीन वाला पोर्शन है वो क्या है आपका प्रॉफिट वाला पोर्शन, वो बढ़िया अच्छे दिन है आपके। ठीक है? मनोज वाजपेयी, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर ऑफ द बॉलीवुड, बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत स्ट्रगल करा उन्होंने भी। एक बात बोली उनकी मदर ने कि जिसको सफलता नहीं मिली ना, उसको बेवकूफ नहीं समझना। यानी अगर कोई आपका ग्रे पोर्शन, ये ब्लूइश पोर्शन के अंदर है, तो उसको सफलता भी नहीं मिली, तो उसको बेवकूफ मत समझो। अभी ये मत समझो कि वो कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई स्ट्रगलिंग पीरियड के अंदर है, तो वो भाई बन सकता है, अगर वो कंटिन्यूअसली लगा रहे। पता है, कंसिस्टेंसी इज द मेन थिंग। अगर कंसिस्टेंसी है स्ट्रगल के अंदर, तो आप ग्रीन वाले पोर्शन में पहुंचोगे ही पहुंचोगे, बट अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो आप नहीं पहुंच सकते, तो आप वहीं स्टक रहोगे। ठीक है?
बट डेफिनेटली पहुंचना ही पहुंचना है ग्रीन वाले पोर्शन के अंदर, इफ यू हैव द कंसिस्टेंसी कि एक एक करके अगर चीज बढ़ती रहेंगी, किसी भी एस्पेक्ट में हुआ, तो आपको मतलब आपको प्रॉफिट एक ना एक दिन जरूर होंगे, आपको सक्सेस एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। क्लियर है यहाँ तक? आपको समझ में आया? अब देखिए, तो ये जो स्टूडेंट है 30 स्टूडेंट, इट इज कॉल्ड एज ब्रेक इवन पॉइंट। इसको क्या बोला है? पॉइंट बोला है। ध्यान से सुनना, जैसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी में एमओएस है ना, वो एक मार्जिन है, ये क्या है? पी फॉर पॉइंट, एक एक लेवल आ गया, एक पॉइंट है। तो 30 स्टूडेंट आते ही वो लेवल खत्म। जैसे आप मतलब सीए जिस दिन क्लियर होगी, भाई साहब क्लियर उस दिन, मतलब हो गया भाई। जिस दिन सीए का रिजल्ट आया, सीए बने, अब हो गया, अब नहीं, अब दोबारा नहीं करनी वो। अब तो आगे की जिंदगी बेहतर करनी है, बेहतर से भी बेहतर करनी है। तो जो 30 स्टूडेंट है ये अचीव हो गए, तो इससे आपका नफा नुकसान अचीव हो गया। अब इसके बाद तो भैया आगे प्रॉफिट ही प्रॉफिट, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। समझ में आया आपको बात? तो 30 तो एक लेवल है जिसको आप बस अचीव कर लो, एक बार अचीव करना है जैसे आपको। तो इट इज द पॉइंट, इट इज द लेवल। तो 30th क्या होगा? जिसपे आपका प्रॉफिट और लॉस जीरो है। और ना सेल वेरिएबल कॉस्ट को सोचो ही मत, खाली सोचो कंट्रीब्यूशन, अदर देन वेरिएबल कॉस्ट और प्रॉफिट, कि कंट्रीब्यूशन और अदर देन वेरिएबल कॉस्ट बराबर हो गए, और आपको प्रॉफिट जीरो हो गया, ठीक है। और उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट के बाद 31वां, 32वां, 33वां, अच्छा कोई सीमा है क्या? कोई सीमा नहीं, कितना ही बढ़ा लो, कितना ही बढ़ा लो यार, जितना हिम्मत है उतना ही बढ़ाते रहो, जितना कृपा भगवान, जितना लगे रहो यार तुम। मैंने 31 के बाद तो कोई सीमा ही नहीं है, इसलिए आप देख रहे होगे मैंने एमओएस का जो कर्ली ब्रैकेट है वो पूरा नहीं बनाया। नीचे आप देखोगे ना थोड़ा सा, ये वाला जो पोर्शन देखोगे, मैंने इसके अंदर डॉट 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 लगाए हैं। इसके बाद भी डॉट 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 लगा रखे हैं। बिकॉज ये डॉट डॉट क्यों लगाए हैं? बिकॉज सीमा नहीं है भाई, कोई 500 पे स्टेबलाइज थोड़ी, 500 के 5000 करो, 50,000 करो, सारे पढ़ा दो सीए के बच्चे जितने भी हैं, उसके अलावा और भी जो भी चीज सब्जेक्ट जितना भी कर सकते हो, मतलब ग्रो करने की कोई। अच्छा आप बोलो कि एक रिलायंस क्या सैचुरेशन पॉइंट पे आ गया क्या? अडानी सैचुरेशन पॉइंट पे आ गया क्या? इलॉन मस्क आ गया क्या सैचुरेशन पॉइंट पे? आप मेरे को बताओ, जेफ बेजोस आ गया? नहीं यार, अभी भी ग्रो करे जा रहे हैं ना। एप्पल अभी भी कंपनी ग्रो करे जा रही है ना, कोई अभी रुकी तो नहीं गई, स्टेबलाइज तो नहीं हुआ। तो कोई भी बिजनेस है बेटा, उसको करते रहो, ग्रो जितना मर्जी करते रहो, उसकी कोई सीमा नहीं है। दैट इज वाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी के अंदर मैंने डॉट लगा रखे हैं। अच्छा आप मुझे बताओ कि ब्रेक इवन पॉइंट को तो पॉइंट बोला गया है, एक पॉइंट या एक लेवल, एक डॉट है वो। पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी को एक मतलब पॉइंट ऑफ सेफ्टी नहीं बोला गया, एक लेवल ऑफ सेफ्टी नहीं बोला गया, क्या बोला गया? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन का मतलब क्या होता है? एक रेंज होती है। मार्जिन का मतलब एक जैसे डिस्टेंस है ना, एक मार्जिन वो एक पॉइंट नहीं है, वो एक एक एरिया, एक डिस्टेंस है मार्जिन। और उसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्यों बोला गया? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अच्छा आप मेरे को ये बताइए, खतरे के निशान से, जितना कोई खतरा है किसी जगह, जितना उसके करीब रहा जाए उतना अच्छा है, जितना उससे दूर रहा जाए उतना अच्छा। अगर एक पॉइंट पे खतरा है, तो उससे जितना दूर रहा जाए उतना अच्छा, जितना पास जाओगे उतना आप खतरे के पास बढ़ रहे हो। इसी इसी वजह से, जैसे बाई चांस आपके लेट सपोज 100 स्टूडेंट है बाई चांस, और 30 स्टूडेंट को एक खतरे का पॉइंट बताया गया, ये 30 स्टूडेंट है ना, दैट इज खतरे का निशान। ध्यान से देखना, खतरे का निशान, सर 30 तो लेवल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बट इसको एज अ खतरे का निशान क्यों बोला गया है? एक बार ध्यान से सुनो। बेटा आप मान के चलो आपके 100 स्टूडेंट हैं, आपका बीईपी आ गया 30 पे, तो अभी आपका जो ये डिफरेंस है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है? 70। तो अभी आप खतरे के निशान से 70 दूर हो। अब सेकंड सुनो, अगर आपके स्टूडेंट है 500, आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी, आपका ब्रेक इवन पॉइंट 30 तक आ गया, तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आ गया? अगर आपके पास 500 स्टूडेंट हो, 470। यानी आप खतरे के निशान से 470 दूर हो। मतलब आप, अच्छा ये बताओ, 100 स्टूडेंट बढ़िया या 500 स्टूडेंट बढ़िया? सर 500 स्टूडेंट बढ़िया। तो 100 और 500 में 500 स्टूडेंट क्यों बढ़िया? सर प्रॉफिट अच्छा आ रहा है, वो तो बात ठीक है, प्रॉफिट अच्छा आ रहा है। बट ये जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सेफ्टी वर्ड यूज हो रहा है, ध्यान से सुनो, सेफ्टी का क्या मतलब है? क्योंकि ये जो ब्रेक इवन पॉइंट है ना, 30 का खतरे का निशान है, कि यदि बच्चे अगर कम होते हैं ना, तो भाई 30 तक तो मैनेज हो जाएगा, बिकॉज नो प्रॉफिट नो लॉस है। अगर 30 से गिरते हैं ना, तो उसके बाद घर से लगाना पड़ेगा। जैसे ये जो 0 से लेकर 29 तक है, ये घर से लग रहा है और कहाँ से लग रहा है? क्योंकि धंधे से कमाओ, धंधे में लगाओ तो समझ आता है। बट अगर धंधे में लॉस हो रहा है, तो आप घर से ही तो लगाओगे उस पैसे को, और कहाँ से लगाओ? घर से कितना लगा लोगे? तो दैट इज वाई ये पॉइंट ना खतरे का निशान है। तो इस खतरे के निशान से 30 से जितना दूर रहो ना, उतना बढ़िया। 30 के जितना दूर हो, मतलब जो 30, 100 हो जाए बढ़िया, 500 हो जाए और भी ज्यादा बढ़िया, 5000 हो जाए और भी ज्यादा बढ़िया। तो इस जो 30 का जो खतरे का निशान है ना, इससे जितना ज्यादा दूर रहोगे उतना अच्छा।
यानी ये जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सेफ्टी का मार्जिन जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा। क्योंकि 100 स्टूडेंट मतलब 100 स्टूडेंट हो जाते हैं, बढ़िया। क्यों? 70 का मार्जिन है। 200 हो जाते हैं और बढ़िया, क्योंकि 170 का मार्जिन है। 500 हो जाते हैं और बढ़िया, क्योंकि 470 का सेफ्टी मार्जिन है। तो दैट इज़ व्हाई ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी जितना ज़्यादा बड़ा होगा ना, उतना अच्छा होगा। और इसको सेफ्टी वर्ड क्यों बोला गया है? बिकॉज़ ब्रेक इवन पॉइंट एक खतरे का निशान है। क्योंकि अगर बच्चा कम हो रहा है, तो वो मैं भाई 30 पे रुक जाए, अगर 30 से भी वो नीचे गया ना गलती से भी, तो भैया अपने घर से लगाना पड़ जाएगा, लॉस हो जाएगा। दैट इज़ व्हाई 30 से जितना ऊपर रहेगा मेरे लिए उतना बढ़िया है। इज़ इट क्लियर? ठीक है? तो 0 से लेकर 29 तक क्या लिखा है? दैट इज़ द सिचुएशन ऑफ लॉस बिकॉज़ कंट्रीब्यूशन इज़ लेस दैन अदर दैन वेरिएबल कॉस्ट। ये स्ट्रगल पीरियड है बिकॉज़ कंट्रीब्यूशन इज़ रिकवरिंग अदर दैन वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन अभी तक जनरेट नहीं कर रहा है प्रॉफिट्स। कंट्रीब्यूशन अभी तक स्ट्रगल कर रहा है कि अदर दैन वेरिएबल कॉस्ट अभी ₹90,000 किसी तरह मैं रिकवर कर लूँ। और जब आपका ब्रेक इवन पॉइंट होता है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, यानी यू केम टू अ पॉइंट जहां आप इतना कंट्रीब्यूशन अर्न कर पा रहे हो कि आप अदर देन वेरिएबल कॉस्ट जो है उसका बराबर है, मतलब अदर देन 90,000 आपने अर्न कर लिया कॉन्ट्रीब्यूशन। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या चीज है बेटा? कि जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट के बाद का लेवल है, ये एक प्रॉफिट वाली सिचुएशन है, अच्छी सिचुएशन है, ग्रीन है, मजे वाली सिचुएशन है। इसके अंदर आपका कंट्रीब्यूशन अदर देन वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा हो जाता है, बीट कर देता है। 90,000 से सरप्लस आप कमा रहे हो, कंट्रीब्यूशन जो है ये आपका सक्सेस पीरियड है। बिकॉज कंट्रीब्यूशन ने अदर देन वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर कर लिया जो करना था। अब कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट जनरेशन का काम कर रहा है, तो कंट्रीब्यूशन इज जनरेटिंग द प्रॉफिट नाउ। इज इट क्लियर? ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से। बेटा एक स्टूडेंट है ना, मेरे लिए लेवल ऑफ एक्टिविटी जो है वो स्टूडेंट है। ठीक है, आप इसको एज अ लेवल ऑफ एक्टिविटी की तरह समझ सकते हो। ठीक है, मेरे केस में स्टूडेंट एक लेवल ऑफ एक्टिविटी है। तो एक स्टूडेंट मान के चलो, एक पानी की बूंद है, एक स्टूडेंट एक वाटर ड्रॉप है। अब एक स्टूडेंट की वैल्यू, मेरे लिए मेरे स्टूडेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा है। आप उसको मतलब फाइनेंशियली नॉन फाइनेंशियली नहीं, वैसे मेरे एक स्टूडेंट की वैल्यू मेरे लिए बहुत ज्यादा है। बट फिर भी अगर हम मतलब हाइपोथेटिकली एक बार आप बिल्कुल फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से, बिल्कुल फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से, एजुकेशन जो मैं करता हूँ मुझे पता है मैं प्योर कोई फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से नहीं करता। बट फिर भी एक हाइपोथेटिकली मान लो कि एक स्टूडेंट की अगर वैल्यू फाइनेंशियली हाइपोथेटिकली अगर मैं निकालूं, तो एक स्टूडेंट की मेरे लिए वैल्यू कितनी है? कोई बोलेगा 5,000 रुपए। नहीं बेटा, 5,000 रुपए वैल्यू नहीं है। क्योंकि 5,000 रुपए तो वो मेरे को जैसे ही देगा ना, 2,000 रुपए का तो मेरा तुरंत खर्चा हो जाएगा। तो एक स्टूडेंट की नेट में मेरे लिए वैल्यू है 3,000 रुपए नेट में, हाइपोथेटिकली सोचे। तो एक स्टूडेंट क्या होगा? एक पानी की बूंद। और उस स्टूडेंट की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 3,000 रुपए। ठीक है, जो उससे कॉन्ट्रीब्यूशन मेरे को मिल रहा है। क्लियर? अब देखो बेटा, ये मटका, ये क्या है? मटका। और मटका क्या है? इस मटके को समझो आप, ये मटका है अदर देन वेरिएबल कॉस्ट। अदर देन वेरिएबल कॉस्ट वो मेरी कितनी थी? 90,000। यानी ये जो मटका है, ये कह रहा है मेरे अंदर 90,000 की वैल्यू डाल दो। इस मटके का क्या कहना है? कि मेरा पेट तभी भरेगा, मेरा गले तक मैं तभी भरूंगा जब आप मेरे अंदर 90,000 की वैल्यू डाल दोगे। ठीक है? और जो बूंद है, जो एक बूंद है, एक बूंद की वैल्यू क्या है? एक बूंद की वैल्यू है 3,000 रुपए। ध्यान से सुना, एक बूंद की वैल्यू क्या है? 3,000। इस घड़े में बहुत सारी बूंद है, देखो ये ब्लू ब्लू कलर की बूंद है, और जितनी बूंद है उसको काउंट मत कर लेना। आप काउंट करके बोलोगे सर कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सर 12 बूंदे। ऐसे मत काउंट कर लेना भगवान के लिए। देखो ये छोटी छोटी बूंद है ना, ऐसे तो बहुत सारी बूंद है जो डॉट डॉट आपको दिख रहे होंगे। तो ये बस एक इलस्ट्रेटिव पर्पस है, बूंदे मत काउंट कर लेना प्लीज। तो ये जो बूंदे हैं, एक बूंद की वैल्यू कितनी है? 3,000 रुपए की एक बूंद की वैल्यू। और जो घड़े का जो पेट है, जो घड़ा है, वो कह रहा है मेरे अंदर कितना डालो, कितना डालो? अदर देन वेरिएबल कॉस्ट 90,000 रुपए। और आप कंट्रीब्यूशन की एक एक बूंद, टप 3,000 रुपए, टप अगले 3,000, टप अगले 3,000। आप उस 90,000 के अंदर 3,000 डालोगे, फिर 3,000 डालोगे, फिर 3,000 डालोगे। आप मेरे को ये बताओ, इसका जो भूख है, इस मटके की जो भूख है, वो कितने की है? 90,000 रुपए की। एक बूंद की वैल्यू कितनी है? 3,000 रुपए। तो मटका भरता रहेगा। 3,000, 6,000, 9,000, 12,000। तो माई क्वेश्चन टू यू इज कि कितनी बूंदे इसमें टप 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 टप, कितनी बूंदे टप टप होंगी, तब जाके 90,000 रुपए की वैल्यू इसको मिल जाएगी। एक बूंद की वैल्यू है बेटा 90,000। तो ऐसी कितनी बूंद, सॉरी एक बूंद की वैल्यू है, सॉरी एक बूंद की वैल्यू है 3,000 रुपए। टोटल घड़े के अंदर जो वैल्यू डालनी है वो डालनी है 90,000 रुपए। यानी कितना वैल्यू आपको डालना पड़ेगा? सिंपली 90,000 को मैं डिवाइड कर दूंगा 3,000 से, यानी 30 बूंदे इसके अंदर मुझे डालनी पड़ेगी। तो बेटा ये जो सबसे ऊपर वाली बूंद देख रहे हो ना,
ये जो सबसे ऊपर वाली बूंद है, जो ये सबसे लास्ट बूंद होगी, जैसे ही वो डलेगी, वो घड़ा बिल्कुल गले तक भर गया। जैसे ही लास्ट बूंद ये डली, जो ऊपर से आप देख रहे हो ना मटके को भरा, तो ये जो ये लास्ट बूंद है ना, ये 30वां स्टूडेंट है मेरा, जिसका हमने बड़ा स्वागत करा था ना। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट जो 30 स्टूडेंट है, जैसे ही वो डाला, वैसे ही घड़ा मेरा पूरा भर गया। अब इस घड़े के अंदर, इस मटके के अंदर जैसे ही नेक्स्ट बूंद डलेगी, वो बूंद क्या घड़े के अंदर रहेगी या घड़े के बाहर गिर जाएगी? तो जैसे ही कोई नेक्स्ट बूंद गिरेगी, वो घड़े से बाहर गिर जाएगी। तो ये जो ग्रीन वाली ड्रॉप्स है ना बेटा, ये बाहर गिर रही है और इसको मंकू एंजॉय कर रहा है। ओ हो! मंकू देख रहे हो क्या खुशी का ठिकाना नहीं है। ओए होए होए! बंदर देख रहे हो? क्या खुशी आ गई, इतना खुशी तो अपने शादी की शेरवानी के टाइम पे भी नहीं। नहीं तो ये जितना खुशी है यहाँ दिख रहा है, वहां भी नहीं था ना इतना खुश। देख रहे हो कैसे बावला हो चुका है ये। क्यों बावला हो चुका है? क्योंकि अब जो बूंदे बाहर गिर रही है, वो कौन सी बूंदे, वो कंट्रीब्यूशन, एक बूंद की वैल्यू कितनी है? 3000। तो ये जो बूंद बाहर गिरी, टप टप जो ये गिरी, टप टप टप, ये जो बाहर बूंदे गिरी, इस बूंद की वैल्यू है 3000। तो ये सारा का सारा विल बिकम द प्रॉफिट ऑफ द मंक। ठीक है, समझ में आया? घड़े की भूख कितनी है? 90,000 रुपए की। एक बूंद की वैल्यू कितनी है? 3000 रुपए। कितनी बूंदे घड़े में डलेंगी? 90,000 डिवाइडेड बाय 3000, 30 बूंदे। जैसे ही 30 बूंदे डलेंगी, वो गला बिल्कुल गले तक, बिल्कुल वो गला बिल्कुल गले तक कह रहा हूँ, वो मटका बिल्कुल गले तक भर जाएगा, बिल्कुल ऊपर तक भर जाएगा वो मटका। और जैसे ही 31वीं बूंद गिरेगी, वो मटके के अंदर रह ही नहीं पाएगी, उसको बाहर गिरना ही पड़ेगा। और जैसे ही वो बाहर गिरेगी, वैसे ही मंकू उसके बेड के नीचे एंजॉय करेगा, क्योंकि वो क्या है, वो बूंद इंडिकेट कर रही है द प्रॉफिट ऑफ द मंकू। ठीक है, समझ में आया? तो दैट्स ग्रीन वाली बूंदे इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी, दैट इज एडिशनल स्टूडेंट्स इन एक्सेस ऑफ द 30। तो मटके के अंदर वो चीजें जब तक भरी रही है, तब तक क्या हो रही है? रिकवरी ऑफ अदर देन वेरिएबल कॉस्ट। और मटका भरने के बाद पानी की बूंदों का बाहर निकलना, छलकना, दैट इज द एमओएस वाला पार्ट, जिसके अंदर आपके प्रॉफिट जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, तो मटके के भरने को आप कह सकते हो, ये रिकवरी वाला फेज चल रहा है, अदर देन वेरिएबल कॉस्ट। और ये वाला जो फेज है, ये है प्रॉफिट जनरेशन का। ठीक है, चलें आगे। चलो जी। अब नंबर ऑफ वाटर ड्रॉप्स इनसाइड मटका, मटके के अंदर कितनी वाटर ड्रॉप्स गिरेंगी? सर 30। 30 क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। ठीक है, मटके के बाहर जितनी बूंदे गिरेगी, नंबर ऑफ वाटर ड्रॉप्स आउटसाइड मटका, जो छलकेंगी, जो गिरेंगी, ओहो हो, स्वाद ही आ जाएगा। वो क्या है? आपकी एमओएस यूनिट्स, बिकॉज इसके अंदर प्रॉफिट छुपा हुआ है। वैल्यू इनसाइड मटका, ये इधर था बेटा नंबर, इधर थी नंबर ऑफ बूंदे, इधर है वैल्यू। मटके के अंदर जो वैल्यू है वो क्या है? अदर देन वेरिएबल कॉस्ट। मटका बढ़ता रहेगा 90,000। और जो वैल्यू आउटसाइड जो छलकेगी, मटके के बाहर से जो वैल्यू छलकेगी, दैट इज प्रॉफिट। क्लियर? अब जो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स है, यानी जो 30,000 रुपए, सॉरी, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स आया था 30, 30 स्टूडेंट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना था हमारा? 3000 का। तो अदर देन वेरिएबल कॉस्ट 90,000 रुपए की वो आ जाएगी। ठीक है, और एमओएस यूनिट्स हमारा कितना है? एग्जाम्पल के तौर पे ये मान लेते हैं कि 100 स्टूडेंट है, एग्जाम्पल के तौर पे। तो एमओएस यूनिट्स कितना है? 70, है ना? 100 स्टूडेंट है टोटल, तो 30 तक बीपी, अगले 70 क्या हो गए? एमओएस। तो 70 एमओएस हो गया। कंट्रीब्यूशन कितना है आपका? 3000। तो 3000 को आप 70 से गुणा कर देंगे, 2,10,000 आ जाएगा। और 2,10,000 आपका क्या बन जाएगा? ये प्रॉफिट। ठीक है, जैसे 100 स्टूडेंट पे हम देखें, ये वाला, ये था ना 100 स्टूडेंट का। ठीक है ना, 100 स्टूडेंट, क्योंकि 100 स्टूडेंट एमओएस नहीं है, 100 तो बेटा टोटल सेल है। इसके अंदर जो एमओएस यूनिट है वो 70 है, क्योंकि 30 तो बीईपी तक है ना। नेक्स्ट जो 70 है वो एमओएस है। तो वो जो 70 यूनिट जो बाहर गिर रही है, उस पर कितना कंट्रीब्यूशन मिला? 3000 का। तो 70 इंटू 3000, तो ये 2,10,000 पे विल बी योर प्रॉफिट। कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सिंपल चीज। क्लियर? तो पहले अदर देन वेरिएबल कॉस्ट, फिर जो बूंदे गिरी है वो प्रॉफिट है। चले, अब एक इंपॉर्टेंट नोट है। आप मुझे बताइए कि ब्रेक इवन पॉइंट किसी की भी जिंदगी में जल्दी से जल्दी आना चाहिए या देर से देर में आना चाहिए? आप बताइए, क्या क्या चाहते हो कि ये 30 स्टूडेंट पे आए, 10 पे आए, 50 पे आए, 100 पे कब आए? सर ये जल्दी से जल्दी आए। कोई भी चाहता है उसके धंधे में ब्रेक इवन पॉइंट क्या आए? जल्दी से जल्दी। तो ब्रेक इवन पॉइंट कोई भी चाहेगा जल्दी से जल्दी आए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
एमओएस ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? मतलब जो सेफ्टी मार्जिन है, जितना ज़्यादा उतना बढ़िया, जितना कम उतना बढ़िया। सर जी, जितना ज़्यादा कर दो ना, ओहो! स्वाद ही आ जाएगा। ये तो ज़्यादा से भी ज़्यादा होना चाहिए, कितना ही बढ़ा दो इसको तो आप। तो जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा जी। तीसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। अगर जो ब्रेक इवन पॉइंट है ना, वो फ्रैक्शन में आ जाए, तो क्या करेंगे? बेटा जैसे ब्रेक इवन पॉइंट अगर फ्रैक्शन में आता है ना, तो पहले समझना क्या उस चीज़ का कोई मीनिंग है या वो चीज़ मीनिंगलेस है। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे कि जैसे अगर आपका लेवल ऑफ एक्टिविटी केजी में है, किलोग्राम में, और आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ गया 13.3, तो यार ये मीनिंगफुल है कि यार 13 किलो 300 ग्राम एक चीज़ हो सकती है, नापी भी जा सकती है। तो अगर आपका ब्रेक इवन पॉइंट 13.3 आ रहा है और लेवल ऑफ एक्टिविटी आप मीनिंगफुल निकल रहा है, हाँ यार 13.3 केजी हो सकता है या 13.3 किलोमीटर हो, 13.3 मीटर्स हो, अगर कुछ इस तरीके से चीजें हैं, तो आप उस चीज को ब्रेक इवन पॉइंट को 13.3 लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। बट अगर आपकी लेवल ऑफ एक्टिविटी बेटा यूनिट्स है, तो 13.3 यूनिट्स नहीं संभव है ना। 0.3 यूनिट क्या बनाओगे? जैसे अगर एप्पल के फोन है, तो क्या 0.3 एप्पल का फोन तोड़ के थोड़ी दोगे आप या तो 13 फ़ोन बेचोगे या 14 फ़ोन बेचोगे। तो 13.3 जो फ़ोन होंगे, क्या उनके कोई मायने हैं? कोई मायने नहीं है। या तो फ़ोन होगा 13 या फ़ोन होंगे 14। तो इस केस के अंदर जो लेवल ऑफ एक्टिविटी जो यूनिट्स है, वो इस तरीके की है कि उस चीज़ के मायने नहीं निकल रहे। ठीक है ना? तो अगर आपकी यूनिट्स आ जाती है बेटा, क्योंकि 13.3 इफ योर ब्रेक इवन पॉइंट, अगर ब्रेक इवन पॉइंट आपका 13.3 आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसपे प्रॉफिट और लॉस 0 होगा। और 13.3 यूनिट से ऊपर मतलब कम यूनिट होंगी, तो डेफिनिटली उसपे लॉस होगा। और 13.3 यूनिट से अगर आप ज़्यादा लोगे, तो उसपे डेफिनिटली प्रॉफिट होगा। तो इस केस के अंदर क्या लें? 13 लें, 13.3 लें या 14 लें? बेटा 13.3 तो पहली बात आप ले ही नहीं सकते, बिकॉज़ ये चीज़ ना टोटली मीनिंगलेस है कि 13.3 फ़ोन बेचूँगा तो मेरा प्रॉफिट लॉस 0 होगा। भाई कैसे बेच लेगा? अगर मेरा ब्रेक इवन पॉइंट 13.3 स्टूडेंट है, तो क्या एक स्टूडेंट का 30% हिस्सा ला के क्लास में बिठाऊँगा क्या? क्या काट के लाऊँगा क्या? मतलब लाऊँगा तो पूरा ही लाऊँगा ना यार, समझ रहे हो ना तुम? तो या तो 13 स्टूडेंट है या 14 है, बट 13 तो हो ही नहीं सकते, यानी 13 को तो हटाओ। अब 13 भी नहीं हो सकते, बिकॉज़ 13 पे मेरा सारा लॉस ही रिकवर नहीं हुआ। जितना सारा लॉस था मेरा 13 का, 13 स्टूडेंट पे, मतलब जो ₹300 का लॉस आ रहा है वो रिकवर ही नहीं हुआ। तो मैं 13 भी नहीं लूँगा। तो मेरे पास ऑप्शन क्या बचता है? खाली 14 का। हालाँकि 14 पे थोड़ा-सा प्रॉफ़िट आ जाएगा, कोई बात नहीं। 14 पे मैं समझता हूँ थोड़ा प्रॉफ़िट आ रहा है, बट लॉस तो नहीं आ रहा ना कुछ, लॉस तो मेरे सारे रिकवर हो चुके हैं ना। जो मैं ताली-वाली बजाऊँगा, जो माला पहनाऊँगा, वो 14वें बच्चे को पहनाऊँगा ना, क्योंकि 13 तक तो लॉस है। 13.3 आ ही नहीं सकता बच्चा, तो 14 ही स्टूडेंट आएँगे पूरे, ठीक है? तो जब भी आपको इस तरीके से डेटा दे रखा हो, अगर वो मीनिंगफुल डेटा है, 13.3 केजी का कोई मीनिंग लग रहा है, तो आप उसको कंसीडर कीजिए। और यदि उस चीज़ का कोई मीनिंग नहीं लग रहा है, यानी दैट थिंग इज़ मीनिंगलेस, तो उस केस के अंदर आपको हमेशा से हमेशा आपको राउंड अप करना है। गलती से भी राउंड डाउन मत कर देना या नॉर्मल राउंडिंग मत कर देना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपने अगर जैसे 13.3 को नॉर्मल राउंडिंग क्या होगा 13, पर उस पे लॉस आ जाएगा ना। तो हमेशा चाहे 13.1 भी आए, 13.01 भी आए, तो भी आप उसको राउंड अप करिएगा हमेशा, क्योंकि तभी जाके आपके सारे लॉसेस रिकवर होंगे।